हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर पौधों को जानिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल है, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए तना कोमल है या कठोर है, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। हमें यह जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से तथा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। हम लक्षणों के आधार पर अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं निकलती है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी में जो कॉलम है उसमें भर सकते हैं? पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सीम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों पे भिन्न हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री
सामग्री: एक गिलास जल, लाल स्याही, शाकाही पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाखा के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ जाता है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर बढ़ता है तथा यह चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती: अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगी। क्रियाकलाप 3: एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने में नीचे रखिए। चित्र में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो वह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर है, जैसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। क्रियाकलाप 4: आवश्यक सामग्री: शाक, पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं?
इस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5 आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता है। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए कि आप क्या देखते हैं। अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या उसका अर्थ है कि पत्ती में मड है? अब हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मड उपस्थित होता है। आलू में यह मड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें से हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती है। जड़ चित्र में ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और भुजों से कौन से अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 6 आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड एवं कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों को समूह में करना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से आड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7 आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाएं। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरांक
कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8, चित्र ए और बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र ए के समान दिखती है अथवा चित्र बी की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाइए। क्रियाकलाप 9, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह है अथवा बी की तरह? जिन पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। उन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में बांटिए और छांटिए। दूसरा जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए। इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का है? पूजो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधे का उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं की पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी में सही रूप से भर सकते हैं? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प गुलाब के पौधे के 3 आरेख ए बी सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10, आवश्यक सामग्री। एक पुष्प कलिका एवं निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी,
गुलमोहर एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज आवर्धक लेंस एवं जल का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि वह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? उन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए। क्या निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वह एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए अथवा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाघर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए, जैसा चित्र में दिया है। ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानिए। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए और चित्र की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए उसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र ए और बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय का कर्तन, ए अनुदैर्ध्य काट और बी अनुप्रस्थ काट। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें बीजाखंड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय एवं किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं?
क्या पुष्प ऐसे भी है जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। सारांश। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियों, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से है। शाख, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। झाड़ी, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें ही वृक्ष कहते हैं। लता, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और वे भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं। आरोही, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधों को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। उदाहरण, मनी प्लांट का पौधा। फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। शीरा, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं। शीरा विन्यास, घास की पत्तियों में यह शीराएं एक दूसरे के समांतर है, ऐसे शीरा विन्यास को समांतर शीरा विन्यास कहते हैं। रंध्र, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। पर्णवृत्त, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहते हैं। रेशेदार जड़, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है। मूसला जड़, जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। थैंक यू।